8. घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज तेज होती जा रही थी। इस सुरीले शोरगुल के बीच संस्कृति और ध्रुव किस करते हुए एक दूसरे में खोए चले जा रहे थे। बेटा ध्रुव, दरवाजा खोलो यार। हाँ मौसा जी। अरे क्या बंद करके बैठे हो? देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। अरे यार मौसा जी तुम्हारे साथ मुझे देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। उनको तो वैसे भी हम पे शक था, अब क्या करें? अरे होने दो हंगामा, आई डोंट केयर। ध्रुव सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन संस्कृति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोका। हाँ ध्रुव नहीं, वेट, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा क्या कर रहे हो? सो गए हो क्या? संस्कृति, तुमने वही किया जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं नहीं, नो प्लीज, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है ध्रुव। ओके ओके रिलैक्स। तुम ऐसा करो, हाँ तुम बेड के नीचे छुप जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा। संस्कृति जल्दी से पलंग के नीचे गई और पलंग पे बिछी चादर को नीचे तक खींच लिया ताकि पूरी तरह अपने आप को छुपा सके। ध्रुव ने जल्दी से जाके दरवाजा खोला। क्या भाई, हमें तो लगा फिर भाग गए। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? अरे मौसा जी, वो मैं वॉशरूम में था। अरे वो तुम्हें किसी से मिलवाना था। आओ ना शर्मिली। उनके पीछे से लगभग 50 साल की एक महिला, खिला चेहरा, रेशमी साड़ी और गहनों से सजी धजी अंदर आई। अरे ये है हमारी बचपन की फास्ट फ्रेंड शर्मिली, हमारी कॉलोनी में रहती थी। ओह नमस्ते नमस्ते। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब हम इस शहर से चले गए थे। तुम्हारे पापा को तो मैंने कई बार राखी भी बांधी थी। हाँ, फिर शादी के बाद ये जबलपुर शिफ्ट हो गई। अभी सीधे स्टेशन से चली आ रही हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि आप हमारी शादी में आई। आना तो था ही, तुम्हारे पापा ने कई साल पहले कह दिया था कि कभी आओ ना आओ, ध्रुव की शादी में तो आना ही पड़ेगा। तभी ध्रुव के पापा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने शर्मिली की ओर देखा। शर्मिली, तुम यहाँ हो? ध्रुव की मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। बस जा रही हूँ भैया, ध्रुव से मिलने आई थी। ठीक है मिल लो। ध्रुव चलो भाई, बारात का टाइम हो रहा है। और तुम्हारा साफा कहाँ है? तभी ध्रुव के फूफा जी हाथ में साफा लिए आ गए। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी और सर के सारे बाल उड़ चुके थे। ओए ध्रुव, ये रहा साफा, स्पेशली जयपुर से मंगवाया है। फूफा जी से मौसा जी का 36 का आंकड़ा था। उन्हें देख मौसा जी आगे आ गए। हाँ, साफा तो मैं लाया हूँ लखनऊ से। शर्मिली आप बताओ, कौन सा साफा ध्रुव पर ज्यादा जमेगा? मेरा वाला ना? अरे भाई, मेरे वाले की क्वालिटी ज्यादा बेटर है, तुम अपना वाला खुद पहन लेना ना। अरे पहले शर्मिली को बताने दो कि कौन सा साफा बेटर है। बता रहे शर्मिली? ये आप लोग ध्रुव से ही पूछिए, मैं आती हूँ भाभी से मिलके। इतना कहके शर्मिली वहां से चली गई। अब तक पलंग के नीचे छुपी संस्कृति का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया था। ध्रुव की नजर भी बार बार पलंग के नीचे ही जा रही थी। अरे ये लोग जाएंगे भी कि नहीं? क्यों आ गई मैं यहाँ? संस्कृति और सो स्टूपिड। अरे मैंने कहा ना, मेरा वाला साफा पहनेगा। अरे नहीं यार, वो मेरा वाला पहनेगा। अरे जीजा जी, भाई साहब आप लोग परेशान मत होइए। ध्रुव का साफा पहले ही सेलेक्ट हो चुका है। निखिल लेके आ रहा है, आप लोग अपना साफा खुद ही पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। पापा लेकिन साफा बांधेगा कौन? मुझे तो बांधना भी नहीं आता ये। अरे मैं बांध दूंगा बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है। अबे मुझसे अच्छा साफा तो पूरे इंदौर में कोई नहीं बांधता। अच्छा, वो टंटू की शादी में तुमने ही साफा बांधा था ना, बार बार गिर रहा था, सर पे टिकता ही नहीं था। देखो ऐसा है ना कि वो मैंने नहीं बांधा था। मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम मत करो तुम। है, एक नंबर के झूठे हो तुम पवन, वो साफा तुमने ही बांधा था। तभी हाथ में साफा लिए निखिल कमरे के अंदर आया। अरे मौसा जी, आपको शर्मिली आंटी पूछ रही थी। अरे कब, कहाँ? अभी तो वो यहीं थी। अच्छा निखिल, तुम भी तो बढ़िया साफा बांधते हो यार। तो ऐसा करो, तुम ध्रुव की बांध देना, मैं आया शर्मिली से मिलके। हाँ मौसा जी, मैं बढ़िया बांध दूंगा। मौसा जी तेजी से कमरे से बाहर निकले। ध्रुव के पापा और फूफा जी की नजरें मौसा जी पे ही थीं। उनके जाते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। निखिल अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ निखिल, तू क्यों हंस रहा है? ये मौसा जी भी ना शर्मिली आंटी का नाम सुन के सारे काम भूल जाते हैं। आप लोग 2 मिनट दीजिए, मैं ध्रुव को जल्दी से तैयार करके लाता हूँ। मैं बांधू क्या साफा?
अरे नहीं नहीं फूफा जी, आप मेहमानों को संभालिए, मैं इसे लेकर आता हूँ ना। हाँ हाँ भाई जल्दी करो, बैंड 11 बजे तक के लिए है बस, डांस वांस भी नहीं कर पाओगे। पलंग के नीचे छुपी संस्कृति अब तक पूरी तरह पसीने से तरबतर हो गई थी। हे भगवान, आज ये लोग जाएंगे भी कि नहीं? कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना ध्रुव। चलो सत्येंद्र। फूफा जी और ध्रुव के पापा कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही संस्कृति पलंग के नीचे से बाहर आ गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। तभी निखिल की नजर उस पर गई और वो एकदम से घबरा गया। संस्कृति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बेड के नीचे क्यों छुपी हुई थी? संस्कृति ने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर ध्रुव की ओर डाली और वो तेजी से बाहर की ओर बढ़ गई। संस्कृति! चलते चलते संस्कृति ने पीछे पलट के ध्रुव को देखा, लेकिन वो रुकी नहीं और जल्दी से बाहर निकल गई। भाई, ये यहाँ क्यों छुपी हुई थी भाई? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे की ओर ही देख रहा था। फिर निखिल ने ध्रुव को धीरे से पकड़ के कुर्सी पर बैठाया और उसके सर पे साफा बांधने लगा। भाई रुक यार। इतना कह के ध्रुव कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, मौसा जी ने उसे रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ। अब वो मौसा जी, मुझे पापा से बात करनी है। हाँ कर लेना बेटा, पहले साफा तो बांध लो। सारे बाराती तैयार हैं, बस एक तुम ही हो यहाँ पे, यहाँ वहाँ टहल रहे हो। सारे बाराती तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। ये कह के मौसा जी ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे वापस कमरे के अंदर लेके आए। उनकी नजर निखिल पे गई। क्यों रे, पिटना है मुझसे? साले मैं ही मिला था तुम्हें मजे लेने के लिए। अरे नहीं मौसा जी, शर्मिली आंटी आपको ही ढूंढ रही थी कसम से। अच्छा, बुलाऊं उसे? दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो सच में पीट दूंगा। लाओ मैं बांधता हूँ साफा। एक और जहां ध्रुव टेंशन में था, वहीं दूसरी ओर निखिल मौसा जी को देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा था। मौसा जी ने निखिल से साफा लिया और ध्रुव के सर पर बांधने लगे। वैसे एक बात बताओ मौसा जी, आपकी और शर्मिली आंटी की शादी क्यों नहीं हो पाई? वो तो आपकी बचपन की सखी है ना, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड। मौसा जी को लगा जैसे निखिल ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने गुस्से से निखिल को देखा। अरे यार, तुम लोग चुपचाप साफा बंधवाओ मेरे साथ, फालतू बात मत करो यार तुम। निखिल दबी हंसी के साथ आगे बढ़ा और मौसा जी की साफा बांधने में मदद करने लगा। ध्रुव को सर पर बंधता हुआ साफा किसी फंडे की तरह लग रहा था और उसका भार किसी पहाड़ की तरह। दिल में उसके आ रहा था कि साफा, शेरवानी सब उतार फेंके। वहां संस्कृति अपना पसीना पोंछते हुए रोड पे बड़बड़ाते हुए चल रही थी। पागल हो गई है क्या संस्कृति? ध्रुव की शादी तोड़ने चली थी। स्वाति क्या सोचेगी? अपनी खुशी के चक्कर में दोनों फैमिलीज की खुशियों में आग लगाने वाली थी। स्टूपिड वुमन, यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट? यू आर नॉट स्मार्ट संस्कृति। एक्चुअली यू आर द मोस्ट फूलिश पर्सन इन द वर्ल्ड। गुस्से में बड़बड़ाते हुए संस्कृति होटल के अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पे जाके अपने कमरे की चाबी ली और सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की ओर बढ़ गई। उधर ध्रुव अब पूरी तरह तैयार हो गया था। अब लग रहे हो ना तुम राजा और हम सब तुम्हारी प्रजा। चलो संस्कृति, फाइनली तुमने कहा तो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी? 2 दिन पहले नहीं कह सकती थी? क्या करूं अब? तभी अंकुश कमरे में दाखिल हुआ। वावी ध्रुव, यू आर लुकिंग लाइक अ किंग। हाँ, मैंने अभी यही बात तो कही। राजा लग रहा है ध्रुव, राजा। स्वाति तो तुम्हें देखती रह जाएगी। लुकिंग लाइक अ मिलियन बक्स माय फ्रेंड। वाओ, स्वाति का नाम लिया और उसका कॉल आ गया। स्वाति मैं मंचकिन, यू हैव सच अ लॉन्ग लाइफ। अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था ध्रुव से। हाँ? तुम ध्रुव के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भूल गए कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो। I was the one who invited you. Of course स्वाति, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा तुम अपसेट मत हो, I'm coming। बारातियों का स्वागत मैं ही करूंगा, don't you worry। Sorry bro, I have to go। स्वाति is getting angry। चलो मिलते हैं होटल के गेट पे। hasta la vista। अंकुश, संस्कृति कहाँ है? Don't know यार, शायद कंचन के साथ है। अभी तो मैं निकलता हूँ, वरना स्वाति will kill me bro। ध्रुव, तुम अभी संस्कृति के बारे में सोचना बंद करो और बारात के बारे में सोचो। वहां पे टाइम पे पहुंचना है, वरना बिना बैंड बाजे के डांस करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा मौसा जी, एक बात बताइए, आपने शर्मिली आंटी के बारे में सोचना कब बंद किया था? अच्छा बेटा, ये शादी हो जाने दे, फिर कमरे में बंद करके तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अचानक बाहर से आ रही बैंड की आवाजें बंद हो गई। मौसा जी ने निखिल को देखा। अरे ये बैंड वालों को क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये कह के मौसा जी कमरे से बाहर निकल गए। तभी कांचन कमरे में आई। और दूल्हे राजा तैयार हो सूली पर चढ़ने के लिए? भाभी, संस्कृति कहाँ है? संस्कृति पता नहीं, होगी अंकुश के साथ। अरे पर अंकुश तो कह रहा था वो तुम्हारे साथ है।
मेरे साथ होती तो दिखती नहीं क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसका मैं उस दिन से वेट कर रहा हूँ जब से वो मुझे आप दोनों की शादी में मिली थी। क्या कहा उसने आपसे? थोड़ी देर पहले आई थी यहाँ। शी लव्स मी। क्या? उसने खुद कहा? हाँ। ओह होली मदर ऑफ जीसस। मैं शुरू से जानती थी दैट शी लव्स यू, लेकिन उसका दिमाग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कहने का क्या फायदा? ध्रुव की बारात तो निकलने वाली है यार। तीनों एकदम शांत हो गए। फिर कंचन ने कुछ सोचा। आपको ना पापा से बात करनी चाहिए ध्रुव, सब सच सच बता दो। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अभी बात करने के लिए कह रही हो? अभी नहीं तो फिर कब? ऑलरेडी लेट हो चुका है। ध्रुव आप जाओ और बात करो। तभी मौसाजी थोड़ा घबराए हुए कमरे में आ गए। अरे वो एक लाइट वाले को करंट लग गया है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे। बारात थोड़ी देर बाद जाएगी, लड़की वालों को बता दिया है। अरे थैंक यू मौसा जी, थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? अजीब हो यार तुम, एक आदमी को करंट लग गया और तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो। अरे नहीं मौसा जी, आप गलत समझ रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन दी ना, इसलिए ध्रुव ने थैंक यू कहा। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। इतने में ध्रुव कमरे से बाहर निकला और अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगा। जब वो उसे मेहमानों के बीच नहीं दिखे, उसने लाइट वालों की ओर नजर दौड़ाई। उसे दूर से दिखा कि उसके पापा सड़क के किनारे खड़े फोन पर बात कर रहे थे। वो जल्दी से उनके पास पहुंचा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। ध्रुव के पापा ने पलट के ध्रुव को देखा। ध्रुव के सांसों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। ध्रुव तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पापा वो इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, वहां वही लाइट वाला आ गया जिसे करंट लगा था। उसको देखते ही ध्रुव के पापा भड़क उठे। तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना, ये करंट कैसे लग गया? इसका एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देने वाला मैं। अरे पापा, आप मेरी बात सुनो तो। ध्रुव तो अंदर जाके बैठ। अरे पापा, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी तुम्हारी शादी से जरूरी कुछ भी नहीं है। देख नहीं रही कितना टेंशन हो रहा है? अरे मामा जी, घोड़ी वाला बोल रहा है कि 11 बजे के बाद एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। देखा, साले सब आज ही नाटक कर रहे हैं। ध्रुव तुम अंदर जाओ, बाद में बात करते हैं। सब के सब साले हरामी हैं। ध्रुव के पापा गुस्से में वहां से चले गए। ध्रुव उन्हें चुप खड़ा हुआ देखता रहा। अरे यार, पापा के दिमाग के तो लगे पड़े हैं, मेरे भी लगा देंगे। क्या करूं? मम्मी से बात करूं क्या? ध्रुव सोचते हुए घर की ओर बढ़ा। तभी उसे अपनी माँ रिश्तेदारों के साथ घर के बाहर बैठी हुई दिखी। वो तेजी से उनकी ओर चल दिया। मम्मी, यहाँ ना, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, पहले नानी के पैर तो छू लो। नानी? वो तो 2 साल पहले ही। अरे ये छोटी नानी के पैर पड़ने के लिए बोल रही हूँ। ओह सॉरी। ध्रुव ने अपनी माँ के बगल में 2 बुजुर्ग औरतों को बैठे हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो किसके पैर छुए। तभी उन औरतों में से एक ने ध्रुव की माँ को कहा, नीलू रहने दे, दूल्हे से थोड़ी ना पैर छुआते हैं। बेटा ऐसे क्या देख रहा है? पहचाना नहीं क्या? इतना सा था जब देखा था तुझे। नीलू लगभग 22-23 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ देखिए ना, समय कहाँ बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कल ही की तो बात थी जब ये। मम्मी, क्या हुआ? अच्छा ये बता, विदिशा वाली मामी से मिला कि नहीं? हाँ, सबसे मिल लिया। आप मेरी बात तो सुनो। बेटा तू पहले मेरी बात सुन। नानी ने झट से ध्रुव को अपने बगल में बिठा लिया, लेकिन उनके कुछ भी बोलने से पहले बैंड वालों ने बैंड बजाना फिर से शुरू कर दिया। लो, बैंड फिर से शुरू हो गया। मैं सबको लेके आती हूँ, अब बारात में देरी नहीं करनी चाहिए। ध्रुव की माँ तेजी से अंदर की ओर भाग गई। ध्रुव गुस्से में वहीं बैठ गया। तभी उसे एक ओर से मौसा जी और दूसरी ओर से फूफा जी आते हुए दिखे। आ गए दोनों मेरे दिमाग की दही करने। चलो दूल्हे राजा, घोड़ी आप ही का इंतजार कर रही है। अरे ध्रुव को घोड़ी पर मैं चढ़ाऊंगा।
अरे ये काम आप ध्रुव के मौसा जी पे छोड़ दो, मैं बिठाऊंगा अपने ध्रुव को। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? फूफा हूं मैं इसका, ध्रुव तो मेरे साथ ही चलेगा। अरे आप फूफा हैं इसके तो मैं भी मौसा हूँ, ध्रुव को घोड़ी पे मैं ही बिठाऊंगा। हाँ देखता हूँ कैसे बिठाते हो। अरे मौसा जी, फूफा जी, आप दोनों में से कौन बिठा रहा है ध्रुव को? वैसे ये काम तो आइडली भाइयों का होता है यार। अरे छोड़ो भाइयों को, मैं बिठा रहा हूँ ना। बिठाऊंगा तो मैं ही, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे ठीक है ठीक है, वैसे मैं तो ये कहने आया था कि आप दोनों में से जो भी बिठाएगा ना, वो घोड़ी वाले को शगुन के तौर पे 1100 भी देगा, वरना घोड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे ही मौसा जी और फूफा जी ने पैसे की बात सुनी, वो एक दूसरे को देखने लगे। फिर मौसा जी ने हंसते हुए फूफा जी की ओर देखा। अरे इतनी छोटी सी बात, क्या इसके लिए क्या लड़ना? ऐसा करो भाई साहब, आप ही बिठा देना। अरे नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप ध्रुव के मौसा हैं तो आप ही उसे घोड़ी पे बिठाएंगे। अरे इसमें क्या बात है यार, आप शर्मिंदा मत कीजिए हमें, ये काम आपके हाथों से ही होना चाहिए। फूफा जी हैं आप उसके, मान तो रखना ही होगा ना। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये काम तो आप ही के शुभ हाथों से होना चाहिए। अच्छा मौसा जी, फूफा जी, डोंट वरी, हम भाई लोग संभाल लेंगे ना। और वो मौसा जी, शर्मिली आंटी कहाँ? बेटा तू ना सुधर जा, नहीं तो बहुत बुरा पिटेगा। मौसा जी निखिल को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्हें सामने से शर्मिली जी आती हुई दिखी। वो उनको देख के अचानक रुक गए और फिर उनकी ओर बढ़ गए। फिर ध्रुव और निखिल साथ में चल दिए। दूसरी ओर स्वाति लाल रंग का घाघरा चोली पहने, सोने के गहनों से सजी धजी अपनी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे कमरे में अंकुश आता हुआ दिखा। अंकुश की नजर स्वाति पर गई। वो कुछ देर के लिए उसे देखता रह गया। वाओ स्वाति, यू आर लुकिंग लाइक एन एंजल। ऐसा लग रहा है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है, राइट फ्रॉम द हेवंस बेबी। ओहो, झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ गायब हो गए थे? बस देखने गया था कि तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी तरह ग्लो कर रहा है कि नहीं, लाइक ब्राइडल ग्लो फॉर द ग्रूम बेबी। अच्छा, तो क्या देखा? तुम्हारे आगे सब पानी कम है, सब डिहाइड्रेटेड है बेबी। हाँ, लायर। वैसे यू आर आल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम। क्या बात है। ये कहते हुए स्वाति ने अंकुश के गाल पकड़ लिए। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। स्वाति को जैसे ही ये रियलाइज हुआ, उसने अपने हाथ अलग कर लिए और बात बढ़ा ली। वेयर इज संस्कृति? शायद कंचन के साथ होगी। वेट, लेट मी कॉल हर। अंकुश ने अपने ब्लेजर में से अपना मोबाइल निकाला और संस्कृति को कॉल किया। थोड़ी देर तक बेल बजती रही, फोन नहीं उठा रही है। अरे डोंट वरी, बैंड बाजे के शोर में शायद रिंग सुनाई नहीं दे रही होगी उसे। Maybe, God knows। अंकुश ने फोन काटा और जैसे ही मोबाइल वापस अपनी पॉकेट में डाला, उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाला तो देखा कंचन का फोन था। हे कंचन, संस्कृति कहाँ है? यही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी, है कहाँ वो? I thought she was with you। नहीं, इनफैक्ट मुझे तो वो शाम से भी नहीं दिखी। तुम्हारे साथ नहीं है तो गई कहाँ? मैंने अभी उसको फोन किया, but she didn't pick up either। हाँ यार, मेरा भी नहीं उठाया। I think होटल में होगी, मैं जाके देखता हूँ। बारात निकल गई क्या वहाँ से? हाँ, बस चलने वाली है। ध्रुव भी घोड़ी पे बैठ चुका है। ठीक है, I'll call you after some time। Sorry स्वाति, I'll come in 10 minutes, okay? अरे बट हुआ क्या? संस्कृति का पता ही नहीं चल रहा है। My girl is a gone girl। किसी का भी फोन नहीं उठा रही है। उसके रूम में देख के आता हूँ। ओके, बट प्लीज जल्दी आना। हाँ। अंकुश स्वाति के कमरे से बाहर निकला और होटल के दूसरी ओर गेस्ट रूम्स की ओर बढ़ गया। वो होटल के बरामदे को क्रॉस करता हुआ गेस्ट रूम्स के एंट्रेंस से अंदर गया और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ संस्कृति के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे की बेल दबाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने संस्कृति को कॉल किया, मगर उसने फोन नहीं उठाया। दिस इज टू मच यार, कहाँ गायब हो गई हो? हेलो कंचन? अब वो कहीं नहीं है। कंचन, वेयर इज शी? कहीं नहीं है वो। किसी ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? वो रूम में भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं कहा उससे किसी ने। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, डोंट वरी। चलो मैं रखती हूँ, अभी बारात निकल रही है। कंचन ने फोन रखा। उसकी और ध्रुव की नजरें मिली, जो कि घोड़ी पे बैठा था। कंचन ने इशारे से उसे बताया कि संस्कृति का कुछ पता नहीं चल रहा। ध्रुव के चेहरे पे टेंशन दिखने लगी। तभी बैंड की आवाज तेज हो गई और घोड़ी वाले ने घोड़ी आगे बढ़ा दी। लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। घोड़ी पे बैठे हुए ध्रुव को बैंड वालों की आवाज शोर की तरह लग रही थी। ध्रुव को छोड़ के सब बारात को एंजॉय कर रहे थे, खास करके मौसा जी।
मौसा जी शर्मिली जी के आसपास ही डांस कर रहे थे और शर्मिली जी उनसे बच के बार बार औरतों के बीच जाके डांस करने लगती। लेकिन कुछ ही देर में मौसा जी वापस उनके पास पहुंच जाते। काफी देर से फूफा जी मौसा जी को ही देख रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने मौसा जी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा। कहाँ औरतों के बीच में घुस के नाच रहे हो? यहाँ नाचो हमारे साथ। तुम्हें डांस आता भी है क्या? अच्छा, भूल गए गुड्डन की शादी में मैंने ही तुमको नागिन डांस सिखाया था। अरे आपने मुझे नहीं, मैंने आपको सिखाया था। हाँ हाँ, अभी पता चल जाएगा किसने किसको सिखाया था। फूफा जी ने गुस्से में अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी बांसुरी बना के मुंह से लगा के सपेरे की तरह झूमने लगे। उनके देखा देखी मौसा जी ने भी तुरंत अपने हाथों को उठाया और नागिन डांस करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को डसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सारे बाराती अपना डांस छोड़ के फूफा जी और मौसा जी के साथ डांस करने लगे। घोड़ी पे बैठे ध्रुव पूरे माहौल से अनजान ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और संस्कृति को कॉल किया। थोड़ी देर तक रिंग बजती रही, फिर फोन कट गया। फिर ध्रुव ने कुछ सोचा और मैसेज टाइप करने लगा। वेयर आर यू संस्कृति? वापस आ जाओ प्लीज। आई नो तुम अपने आप को ब्लेम कर रही होगी, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मैंने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश भी करी, बट दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। मेरी बात ही नहीं सुन रहे। शायद बहुत देर हो चुकी है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ध्रुव ने मैसेज टाइप करके जब सामने देखा, उसे उसके मम्मी पापा, मौसा जी, रिश्तेदार और दोस्त डांस करते दिखाई दिए। मौसा जी और फूफा जी नागिन डांस इतना जबरदस्त कर रहे थे कि ध्रुव के चेहरे पे ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर अंकुश सीढ़ियों से वापस नीचे उतर के सीधे रिसेप्शन पर गया। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव रूम नंबर 202 का की? इज इट योर रूम सर? नो, मेरी फियांसे का रूम है संस्कृति। आई जस्ट वांट टू कंफर्म वो रूम में है या नहीं। शी इज नॉट आंसरिंग माय फोन, यू नो। सर की तो मैम के पास ही है। आई थिंक वो यही कहीं होगी, बारात में देखे ना। अंकुश रिसेप्शनिस्ट के जवाब से इरिटेट तो हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो होटल से बाहर निकला और यहाँ वहां देखने लगा। वेयर आर यू संस्कृति? शादी छोड़ के कहां चली गई हो तुम? कहां ढूंढूं तुम्हें? वेयर शुड आई फाइंड यू? उसने वहीं खड़े होटल के दोनों गार्ड से पूछा। आप लोगों ने आसपास किसी लेडी को साड़ी पहने हुए बाहर जाते हुए देखा है क्या? साहब, शादी में तो हर लेडी साड़ी या घाघरा चोली पहने हुई है। अब आप किस शादी वाली की बात कर रहे हैं, हम कैसे जाने? फोटो है तो दिखाइए। अंकुश ने मोबाइल में फोटो गैलरी से संस्कृति की फोटो निकाली और गार्ड्स को दिखाई। इन्हें तो हमने नहीं देखा। ठीक है, अगर कहीं दिखे तो प्लीज रिसेप्शन पे बता देना, प्लीज माय फ्रेंड। हाँ जी, बता देंगे। अंकुश थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा स्वाति का कॉल था। स्वाति अपने कमरे में बैठी शीशे में अपना मेकअप चेक कर रही थी। Where are you, अंकुश? बारात आ गई है यार, जल्दी आओ। या कमिंग इन 2 minutes। मैं होटल में ही हूँ। अंकुश तेजी से होटल की दूसरी ओर भागा जहाँ बारात पहुंच रही थी। उसने देखा गेट के सामने बाराती डांस कर रहे थे। फूफा जी और मौसा जी अभी भी नागिन डांस में लगे हुए थे। ध्रुव के दोस्तों में कोई शराब के नशे में गोल घूम रहा था तो कोई उछल उछल के डांस कर रहा था। अंकुश ने एक नजर सारे बारातियों पर डाली। वहां डांस कर रही सभी औरतों और लड़कियों को देखा, मगर उससे संस्कृति कहीं नहीं दिखी। डांस कर रहे ध्रुव के कुछ दोस्तों की नजर ध्रुव पे गई। सभी ने भाग के उसे घोड़ी से उतारा और डांस कराया। वहां फूफा जी और मौसा जी को ध्रुव के पापा ने आके रोका। दोनों को एक दूसरे से अलग किया और इशारे से समझाया कि बारात गेट पर पहुंच गई है, अब और डांस नहीं। मौसा जी जब फूफा जी से दूर हुए तो वापस शर्मिली जी के पास पहुंच गए। शर्मिली जी, आपने देखा मेरा डांस? देखा आपने? हाँ, थोड़ा थोड़ा। 55 के होने वाले हो, लेकिन बचपन अभी भी नहीं गया। क्या सोचेंगे सारे रिश्तेदार? मुझे रिश्तेदारों से नहीं, सिर्फ आपसे जानना है कि आपने क्या सोचा। इससे पहले कि शर्मिली जी कुछ कहती, निखिल मौसा जी के पास आया और उनका हाथ पकड़ के आगे की ओर ले गया। अरे यार, ये हमेशा गलत टाइम पर आ जाता है। अरे पापा जी बुला रहे हैं, स्वागत शुरू हो गया है बारातियों का। घर के बड़े हो यार, आपको आगे रहना चाहिए। जब तक घर के बुजुर्गों का स्वागत हो रहा था, ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बड़े बेमन से डांस कर रहा था। निखिल अंकुश को भी डांस के लिए खींचना चाहता था, मगर अंकुश जल्दी से होटल की ओर चल दिया। चलते हुए उसकी नजर संस्कृति को ढूंढ रही थी। ध्रुव भी डांस करते हुए संस्कृति को ढूंढ रहा था। उधर कंचन भी बारात में मेहमानों में संस्कृति को ही तलाश रही थी। तीनों की नजर संस्कृति को ढूंढ रही थी और संस्कृति अंधेरे में होटल की छत पे खड़ी नीचे ध्रुव की बारात को देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू और हाथ में बियर की बोतल थी। जब उससे देखा नहीं गया तो वो वहीं कोने पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। छत पर अकेले बैठी संस्कृति जहां एक और रो रही थी, वहीं होटल में अपने कमरे में सज रही स्वाति बारात का शोर सुन के खुश हो रही थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर बारात की ओर देखा। उसका ध्यान ध्रुव पर गया। कितना हैंडसम लग रहा है ध्रुव। फिर उसकी नजर ध्रुव के चेहरे से फिसल के उसकी शेरवानी पे गई। ये कौन सी शेरवानी है? ये मैंने तो सेलेक्ट नहीं की थी। मैंने तो गोल्डन कलर की चूज की थी। उसने तुरंत ध्रुव को फोन किया, लेकिन ध्रुव को बैंड के शोर में रिंग नहीं सुनाई दी। How could you do it, ध्रुव? मेरी पूरी प्लानिंग बिगाड़ दी तुमने। अब लाइट ब्लू शेरवानी और रेड लहंगा एक साथ कैसा लगेगा? Doesn't match at all. स्वाति इतने गुस्से में आ गई थी कि वो ध्रुव की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। वो तुरंत खिड़की से हटी और चेयर पे जाके बैठ गई। तभी कमरे में अंकुश आया। क्या हुआ स्वाति? Why are you looking so upset, baby? तुमने ध्रुव को खिड़की से देखा? बड़ा हैंडसम लग रहा है वो। He's like a smashing दूल्हा। हैंडसम? अंकुश, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? ध्रुव has spoiled all my plans. Plans? कैसे plans? बेचारा बारात लेके तो आ गया है। What do you want the poor child to do, baby? बेचारा? स्वाति ने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गई। Just see शेरवानी। See, लग रहा है कहीं से हैंडसम दूल्हा। हैंडसम छोड़ो, दूल्हा तक नहीं दिख रहा वो तो। कौन सा दूल्हा लाइट ब्लू कलर की शेरवानी पहनता है? मोर ओवर ये कलर मेरी ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। That's so stranger things strange ना? यार संस्कृति भी मेरा फोन नहीं उठा रही। I'm so upset with ध्रुव, so upset. मैं भी संस्कृति से बहुत अपसेट हूँ। I am like देवदास of today. हाँ, मैं सिर्फ ध्रुव के बारे में बात कर रही हूँ। तुम बार बार संस्कृति को बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा स्वाति। पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। ये कहते हुए अंकुश ने खिड़की से नीचे बारात के बीच में घोड़ी पे बैठे ध्रुव को देखा। क्या प्रॉब्लम है स्वाति? अच्छा खासा तो दिख रहा है। No, ये वो शेरवानी नहीं है जो मैंने सेलेक्ट की थी। I chose such a nice golden color for him. इतने mismatched colors में हम made for each other कैसे लगेंगे? In fact, वो North Pole लगेगा और मैं South Pole. Dhruv has ruined my whole plan. मेरी लाइफ का सबसे important moment spoil कर दिया उसने। कमरे में अंकुश और स्वाति के सिवाय और कोई नहीं था। स्वाति वापस कुर्सी पे जाके बैठ गई और रोने लगी। स्वाति को रोता देख के अंकुश थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो स्वाति के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसके मेहंदी लगे हाथों पर अपना हाथ रखा। डोंट क्राई स्वाति, मैं कुछ करता हूँ। अभी बारात का स्वागत होने दो, उसके बाद I'll go and talk to ध्रुव। तुम्हारे फोटो सेशन से पहले उसकी शेरवानी चेंज करवा देंगे। नहीं, वो चेंज नहीं करेगा। उसको मेरी पसंद की पहननी नहीं थी। He doesn't care about me. मेरी पसंद के घोड़ी के लिए भी एटीट्यूड दिखा रहा था वो तो। लेकिन आया तो वो उसी घोड़ी पे जो तुमने सिलेक्ट की थी। देखो, आई थिंक शेरवानी में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए उसने चेंज की होगी। तो मुझे बताना था ना। अभी ये हाल है, शादी के बाद क्या करेगा? मेरी तो कोई बात ही नहीं मानेगा वो तो। ओहो स्वाति बेबी, ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा मेरी तरफ देखो, प्लीज रोना बंद करो। लुक एट मी, लुक इन माय आईज। मैं उससे बात करता हूँ, ओके? उसकी शेरवानी चेंज करवाता हूँ, ओके? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस ऑन माय नेबर्स मदर्स लाइफ बेबी। अंकुश ने फिर उसके आंखों से आंसू पोंछे। दूसरी तरफ होटल के गेट पर बारातियों का स्वागत हो रहा था। स्वाति के परिवार की महिलाएं हाथ में कलश लिए खड़ी थी। ध्रुव ने सभी को पैसे दिए, लेकिन फिर चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगा कि संस्कृति उसे कहीं दिख जाए, पर संस्कृति उसे कहीं नहीं दिखी। दरवाजे पर कुछ रस्में होनी थी, इसलिए वहां एक पंडित जी को बैठा दिया था। ध्रुव भी उन्हीं के साथ बैठ गया और फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। छत पर अंधेरे में बैठी संस्कृति थोड़ी देर रोती रही। फिर वो खड़ी हुई और वापस नीचे ध्रुव की ओर देखने लगी। तुम बहुत अच्छे हो ध्रुव। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कहने में शायद थोड़ी देर कर दी, बट इट्स ओके।
जरूरी नहीं है ना कि जिससे आप प्यार करें उससे शादी भी हो। आज नहीं तो कल मैं खुद को संभाल लूंगी। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊंगी। आई एम ब्रेकिंग माई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी शादी से जा रही हूँ, लेकिन मेरी विशेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम और स्वाति हमेशा खुश रहो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। ए, कौन है वहाँ? अंधेरे में क्या कर रहे हो? गार्ड ने फिर अपनी टॉर्च जलाई और तेज कदमों से संस्कृति की तरफ आया। उसने टॉर्च लाइट संस्कृति के चेहरे पे डाली, फिर जल्दी से हटा ली। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? छत पर आना अलाउड नहीं है। बस थोड़ा शहर देखने आई थी। इतनी हाइट से शहर कितना सुंदर दिखता है ना। संस्कृति छत की दीवार से हट के उसके सामने आ गई। वो हल्के नशे में थी। उसने बियर की बोतल गार्ड की ओर बढ़ाई। पियोगे? नहीं मैडम, नहीं, ड्यूटी पे पीना अलाउड नहीं है हमें। कोई बात नहीं, मुझे तो सब अलाउड है, राइट? संस्कृति ने बोतल में बची हुई बियर को एक घूंट में खत्म किया और चल के टॉर्च के थोड़े उजाले में आई। गार्ड ने संस्कृति को गौर से देखा। अरे मैडम, शायद आपको नीचे लोग ढूंढ रहे हैं। आप शादी में ही आई है ना? हाँ भाई, मैं वही हूँ जिसे सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं क्या ढूंढ रही हूँ किसी को नहीं मालूम। अरे आप क्या बोल रही हैं मैडम? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे प्लीज मैडम, आप नीचे जाइए। अगर मैनेजर ने आपको यहाँ देख लिया तो मुझे गालियाँ देंगे। अरे यार घबराओ मत, कोई गाली नहीं देगा। मैं जा रही हूँ, देखो मैं जाती हूँ, ठीक? संस्कृति छत के दरवाजे के बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी। गार्ड ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और उस पर लॉक लगाया। अरे पता नहीं कौन खुला छोड़ जाता है। अभी कूद वूद जाती तो एक नया कांड हो जाता। अजीब औरत है, शादी में आई है और यहाँ अंधेरे में बैठी हुई है। सब नीचे ढूंढ रहे हैं और ये महारानी ऊपर से शहर देख रही हैं। गार्ड बड़बड़ाता हुआ लिफ्ट से नीचे आया और बाहर आके अंकुश को ढूंढने लगा। कहाँ चले गए? जब लड़की को पता चल गया तो भाई साहब ही गायब हैं। अंकुश होटल के लॉन के एक कोने में खड़ा ध्रुव से बात कर रहा था। उन दोनों के आसपास कोई नहीं था। कुछ बाराती खाना खाने में लगे हुए थे तो कुछ चाय पी रहे थे। भाई ब्रदर, यू विल हैव टू चेंज दिस शेरवानी। स्वाति इज वेरी सैड एंड अपसेट। अपसेट? यार अब 20 शादी में कहाँ से चेंज करूं? मैं उससे बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। और ये शादी कोई फैशन शो थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है कपड़ों से? तुम्हें नहीं, स्वाति को जरूर फर्क पड़ता है। प्लीज चेंज कर ले यार, मैंने माने वर्ग के चलते फिरते कलाकार। भाई उसने जो पसंद करी थी वो बहुत टाइट हो रही थी, इसलिए नहीं लेनी पड़ी। मैं उसे समझा दूंगा, डोंट वरी। बट आई प्रॉमिस्ड हर ध्रुव, तुम्हारी शेरवानी चेंज करा दूंगा। A promise is a promise is a promise is a promise। अरे यार तुमने भी ना उड़ता तीर अपनी, तुम उसकी बातों में आ गए। कहाँ से लाऊं वो गोल्डन शेरवानी? वो तो रिटर्न कर दी, अब नहीं हो सकता कुछ, सॉरी। मैं लेकर आता हूँ ना, गिव मी योर साइज एंड बिल। तुम स्वाति के प्रॉमिस के चक्कर में दूसरी शेरवानी लेने चले जाओगे, मेरे कपड़े उतारवा दोगे, मुझे नंगा कर दोगे। यार रस्मों के वक्त एक दो बार ड्रेस तो चेंज करते हैं ना दूल्हे। कम ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो अगर तुम्हारे मोबाइल पे वो बिल है तो मुझे फॉरवर्ड कर दो। मैं बस अभी वो शेरवानी लेके आता हूँ, ओके? ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल निकाल के अंकुश को बिल फॉरवर्ड करने लगा। निखिल भी अब सूप पीते हुए ध्रुव और अंकुश के पास आके खड़ा हो गया। तभी वहां अंकुश को ढूंढता हुआ वही गार्ड आया। अरे भैया, आप जिस मैडम को ढूंढ रहे थे ना, वो होटल की छत पर थी। गार्ड की बात सुन के ध्रुव, जो कुर्सी पे बैठने वाला था, वापस खड़ा हो गया। इससे पहले कि अंकुश कुछ कहता, ध्रुव ने सवाल उछाल दिया। होटल की छत में थी मतलब? अब कहाँ है? नहीं, फिर वो नीचे आ गई थी। यहीं कहीं होंगी। छत पे अकेले बैठी थी अंधेरे में। वो बियर की बोतल थी उनके हाथ में। मुझे भी पीने को बोल रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। होल्ड ऑन, एक मिनट, अंधेरे में बैठी थी? वाई? अब वाई कायद है, हमें नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछना। संस्कृति छत पर अकेले क्या कर रही थी? स्ट्रेंज। ध्रुव बात को समझ गया था लेकिन अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, अभी कहाँ है वो? अरे मैंने उनको सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, बस शायद अपने कमरे में गई होंगी। ये सुनकर ध्रुव को थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं संस्कृति से बात करके आता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें शेरवानी लेने जाना था ना, फिर स्वाति के प्रॉमिस का क्या होगा?
ओ ये डैम, तुम लोग संस्कृति को थोड़ा संभाल लेना, ओके? हाँ श्योर, तू जा। अंकुश जैसे ही शेरवानी लेने के लिए निकला, उसके ठीक बाद ध्रुव कुर्सी पे बैठ गया और कुछ सोचने लगा। निखिल भी उसके बगल में बैठ गया। अच्छा सुन, मैं ना संस्कृति से मिलके आता हूँ। अभी चुपचाप से यहीं बैठे रहो, अभी दिखोगे नहीं तो मौसा जी भड़कने लगेंगे। अरे संभाल लेना भाई, बोल देना वॉशरूम गया है, अभी संस्कृति से मिलना बहुत जरूरी है। जाओ आशिक मियाँ, रोकने से तो रुकोगे नहीं, जाओ। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और सबकी नजरों से बचता हुआ तेजी से होटल के उस ओर गया जहां संस्कृति और दूसरे मेहमान रुके थे। वो लिफ्ट लेके संस्कृति के रूम के बाहर पहुंचा। संस्कृति, ओपन द डोर प्लीज। संस्कृति प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, खोलो। लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने वहां से गुजर रहे रूम सर्विस वाले को रोका। भैया, आपके पास इस रूम की मास्टर की है क्या? हाँ भैया, चाबी तो होगी। अच्छा, ये दरवाजा खोलना। सर जी, वो भाई, हमने ही सारे रूम किराए पे लिए हैं, खोलो इसे। यहाँ सब मेरे ही मेहमान रुके हैं, मैं क्या सर धज के चोरी करने आऊंगा? रूम सर्विस वाले ने फिर चाबियों के गुच्छे से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोला। ध्रुव कमरे के अंदर घुसा। संस्कृति? उसने देखा रूम खाली था। फिर उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। संस्कृति? संस्कृति? जब वॉशरूम से भी कोई जवाब नहीं आया, उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा संस्कृति वहां भी नहीं थी। फिर गायब हो गई, कहां चली गई ये? यार, ये स्वाति क्यों फोन कर रही है? पीछा नहीं छोड़ेगी मेरा। ध्रुव ने कॉल नहीं लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि सामने स्वाति अपने फ्रेंड्स के साथ आती हुई दिखी। उसे देख के वो घबरा गया। ध्रुव, why are you not picking my phone? अरे वो तुमने कॉल किया था, साइलेंट पे होगा। Don't lie, ध्रुव, तुम्हारे फोन की रिंग ग्राउंड फ्लोर तक सुनाई दे रही थी। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? अरे मैं अवॉइड नहीं कर रहा था। आई नो तुम्हें क्या बात करनी है। यू डोंट लाइक द शेरवानी, राइट? हाँ, तुमने मेरी पसंद की क्यों नहीं पहनी? अरे बहुत टाइट थी यार, टांगों में दब रही थी, नो ना। तो मुझे कॉल करके बताना था ना, स्टोर से वीडियो कॉल कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी पसंद की शेरवानी पहननी ही नहीं थी। उनके आसपास से गुजर रहे मेहमान उन्हीं दोनों को देख रहे थे। जाते जाते एक गेस्ट ने भी कह दिया, अरे भाभी, शादी तो हो जाने देते, पहले ही लड़ाई शुरू कर दी क्या? स्वाति, अंकुश गया है शेरवानी लेने, वही जो तुमने चूज की थी। मैं चेंज कर लूंगा, डोंट वरी। ओके, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे नहीं मालूम। इतना कह के ध्रुव तेजी से नीचे उतर गया। स्वाति गुस्से से उसे जाते देख रही थी। चल स्वाति, लेट हो रहे हैं। उधर अंकुश शेरवानी के शोरूम में पहुंचा। उसने अटेंडेंट को बिल दिखा के उसे पिछली वाली सिलेक्ट की गई शेरवानी के बारे में पूछा। अटेंडेंट ने उसे वही गोल्डन शेरवानी दिखाई जो स्वाति ने चूज की थी। अंकुश ने झट से स्वाति को वीडियो कॉल लगाया। उस वक्त स्वाति कॉरिडोर में अपनी फ्रेंड्स के साथ गुस्से में चली जा रही थी। चलते चलते उसने अंकुश का कॉल लिया। हे स्वाति, वांट दिस शेरवानी ना? Yeah, this is the one. Thank you so much, Ankush. You're so nice. Baby, come on, that's okay. अच्छा, इसी कलर का साफा भी ले लेना। Okay, done. चलो बाय, मिलता हूँ। हाँ, come fast. Bye. अंकुश ने वही शेरवानी ली और एक मैचिंग साफा लिया और फिर कार्ड से पेमेंट करके वो वापस होटल की ओर कार से चल दिया। वो तेजी से कार चलाते हुए जा रहा था। तभी एक सिग्नल पर रेड लाइट हुई। उसने जल्दी से ब्रेक लगा के कार सिग्नल पर रोक दी। तभी उसकी उड़ती हुई नजर रोड के दूसरी ओर एक जगमगाते बार पे गई जिसका नाम था स्वीटी कॉकटेल बार। वहां खिड़की के पास उसे संस्कृति बैठी हुई दिखी। संस्कृति? यहाँ? What the? तभी ग्रीन लाइट हुई। अंकुश ने कार आगे बढ़ाई और थोड़ा आगे जाके यू टर्न ले लिया।
सुनो, चलो भाग चलते हैं। ध्रुव की आवाज संस्कृति के कानों में पड़ी। ध्रुव ने अपने होंठ संस्कृति के होंठों की ओर बढ़ाए। डांस कर रहे सारे बारातियों की निगाहें दोनों पर थी। कंचन ने संस्कृति को एक और खींचा तो निखिल ने ध्रुव को दूसरी ओर। अबे क्या कर रहा है साले? अपनी बारात में किसी और के साथ लगा हुआ है। चल अंदर, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? संस्कृति होश में तो है। वो नो पी रखी है तूने। क्या कर रही है? लोग देख रहे हैं तुझे। संस्कृति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बाराती अभी वहीं खड़े थे और बैंड वाले बैंड बजा रहे थे। कंचन एक बैंड वाले के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। रुक जाओ भैया, हो गया है आज का। बैंड बजाते बजाते इस शादी का ही बैंड बजवा दोगे क्या? बैंड वालों ने बैंड बजाना बंद किया। कांचन ने फिर बारातियों की ओर देखा। आप लोग भी अंदर चलिए ना प्लीज। ट्रेलर देख लिया ना, असली पिक्चर अंदर चलेगी। ओके, जाइए ना प्लीज। लोग आपस में बातें करते हुए अंदर की ओर जाने लगे। संस्कृति लोगों से थोड़ा दूर खड़ी थी। उसके कान में अभी भी ध्रुव की बातें चल रही थी। चलो भाग चलते हैं। कांड करवा देती आज तो तू। दोबारा ध्रुव के सामने जाना भी मत, समझी? कंचन ने संस्कृति का हाथ पकड़ा और उसे होटल के अंदर ले गई। निखिल भी ध्रुव को लॉन की ओर लेके गया। अंदर आते ही कुछ बाराती खाने के काउंटर की ओर बढ़े तो कुछ चाय के काउंटर की ओर। निखिल ने ध्रुव को एक जगह जाके बिठा दिया। भाई मालूम है तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन साले अपनी बारात के दिन ही तुझे दुनिया को दिखाना है कि कितना प्यार करते हो। कंट्रोल करो यार। स्वाति के घर वालों ने देख लिया तो सोच क्या होता। चाहता तो मैं यही था कि कोई देख लेता, लेकिन तुम लोगों ने खींच लिया। संस्कृति को देख के मेरा खुद पे जोर चलना बंद हो जाता है यार। मुझे लग रहा है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने साथ भी और उसके साथ भी। मैं इससे पहले कि ध्रुव कुछ आगे कहता, अंकुश वहां आ गया। वो थोड़ी टेंशन में था। यार तुमने अब तक शेरवानी चेंज नहीं की? स्वाति इज नॉट गोना मैरी यू लाइक दिस ब्रो। हाँ तो ना करे यार, आई डोंट केयर। क्या? इतने में निखिल आगे आया और अंकुश को थोड़ी दूर ले गया। भाई अभी उसको मत छेड़, दिमाग बहुत अपसेट है। क्यों? What happened bro? तुम सुन नहीं पाओगे यार, लेट इट गो। What do you mean? मेरे कान perfectly perfect हैं ब्रो। बोला ना, जाने दो। तभी ध्रुव के मौसा जी और पापा जी दोनों वहां आ गए। अरे निखिल पता तो करो यार क्या हो रहा है। स्वाति अभी तक वरमाला के लिए बाहर क्यों नहीं आई है? वो मौसा जी, अंकुश तुम बताओ ना मौसा जी को, स्वाति अब तक वरमाला के लिए क्यों नहीं आई है? तुम तो लड़की वाले हो ना, बताओ बताओ। वो एक्चुअली अंकल स्वाति इज नॉट फीलिंग वेल। उसको वॉमिटिंग सी हो रही है। नॉट दैट काइंड ऑफ वॉमिटिंग बट यू नो जस्ट वॉमिटिंग व्हाटएवर। वॉमिटिंग? कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? हाँ अंकल, उल्टा भी सीधा भी राइट भी लेफ्ट भी सब खा लिया उसने। पागल लड़की, मैड गर्ल, पूरा मिक्स हो गया अंकल। ओहो, हमारे पप्पू भैया डॉक्टर हैं, उनको भेज देते हैं। अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे। नहीं नहीं अंकल, शी इज परफेक्टली फाइन नाउ। मैं जाके बोलता हूँ। अंकुश तेजी से होटल के दूसरी ओर भागा जहाँ लड़की वाले रुके हुए थे। इधर ध्रुव के पापा भी दूसरी ओर चल दिए। तभी निखिल की नजर दूर खड़ी शर्मिली आंटी पर गई। अरे पर वो मौसा जी, शर्मिली आंटी अकेले क्यों खड़ी हैं? किसी का वेट कर रही हैं क्या? मौसा जी ने तुरंत नजर घुमाई। लगता है अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। अरे उसका हस्बैंड तो 2 साल पहले ही कोरोना में भगवान को प्यारा हो गया था। मतलब दोनों तरफ मामला सेम है। क्यों? आप भी मौसी जी की डेथ के बाद अकेले हो गए और वो भी अकेली। तुम हमारे अकेलेपन का टेंशन नहीं, बल्कि अपने भाई की वरमाला का टेंशन लो। मैं देख के आता हूँ आखिर बात क्या है, वो अकेले क्यों खड़ी है। इतना कह के मौसा जी शर्मिली जी की ओर चल दिए। ध्रुव कुर्सी से उठ के निखिल की ओर बढ़ा। यार आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ स्वाति से शादी करके। अबे पागल हो गया है क्या तू? इतनी जल्दी तेरे दिमाग की बत्ती कैसे जल गई? शादी हो जाने देता, फिर बोलता। सादा दिमाग ना चला भाई। जरा अपने मम्मी पापा की तरफ देख, लोगों की तरफ देख, ये बारातियों को खाते हुए देख यार, और ये स्वाति के घर वालों को भी देख। तेरे चक्कर में सबकी लग जाएगी, इज्जत की माँ बहन हो जाएगी भाई, लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ध्रुव ने सभी की ओर नजर दौड़ाई। सभी के चेहरों पे खुशी छलक रही थी। स्वाति के मम्मी पापा दूर मेहमानों से हंसते हुए बातें कर रहे थे। कुछ लोग खाने के टेबल पर बैठे अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। ध्रुव की माँ रिश्तेदारों के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, उनसे गिफ्ट और लिफाफे ले रही थी। उनके चेहरे पे खुशी के साथ साथ संतुष्टि का भी भाव था। निखिल ने ध्रुव के आगे हाथ जोड़े। चल भाई चेंज कर ले यार, शादी के दिन ही क्यों अकड़ रहा है? पहले सोचना था ना।
चल। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और होटल के कमरे की ओर ले जाने लगा। ध्रुव भी चुपचाप उसके साथ चल दिया। उधर कांचन संस्कृति को लेके होटल के रूम में पहुंची। संस्कृति सर पकड़ के बेड पर बैठ गई। यार कंचन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कंचन ने एक ग्लास में पानी निकाल के उसकी ओर बढ़ाया। तू आज ध्रुव की शादी बिगाड़ने जा रही थी। क्या हो गया है यार तुम दोनों को? You were almost about to kiss each other. किस तो आज सुबह मैं कर चुकी हूँ उसे। क्या? What the हाँ, ध्रुव ने नहीं बताया क्या? किसका तो नहीं बताया, पर ये जरूर बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उसने ना मम्मी पापा से बात भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात सुनने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। आई थिंक तुम दोनों ने ना काफी ज्यादा लेट कर दिया अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में। मुझे शादी में आना ही नहीं था कंचन, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। यू नो, अभी डांस करते हुए उसने क्या कहा मुझसे? क्या कहेगा? आई लव यू? अरे नहीं, कहा कि भाग चलते हैं। What? हाँ, वो मेरे साथ भागना चाहता है। तो तुमने क्या कहा? इससे पहले कि कुछ कहती तूने मुझे खींच लिया। वैसे कहती क्या? इतना तो पक्का था कि उसके सामने ना नहीं निकलता। मेरा दिमाग अब ना एकदम से लॉक हो जाता है ध्रुव के सामने। लाइफ में पहले भी प्यार हुआ है, लेकिन ऐसा प्यार पहली बार हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी उसके आगे पिघलने लगती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर प्यार को अपनी मंजिल मिले। शायर जी की वो लाइन है ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। ये ख्याल कितना अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। संस्कृति कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्के आंसू भर आए। उसने ग्लास से 2 घूंट पानी पिया। कंचन उसके बगल में आके बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। संस्कृति उसके गले लग गई। प्यार इतना रुलाता क्यों है यार? इतना उलझा हुआ क्यों होता है सब कुछ? तेरी शादी में ध्रुव का मिलना, इतने कम टाइम में इतने करीब आ जाना, और फिर दिल की बात कहने में इतना टाइम लगा देना। क्यों मैंने पहले उससे दिल की बात नहीं की? क्यों इतना सोचा मैंने? इतना टाइम क्यों लिया? संस्कृति, इट्स ओके, लाइफ में होता है ऐसा। ध्रुव के साथ जो तूने फील किया है वो सच्चा प्यार है, और इसका एहसास आपको पूरी जिंदगी में ऐसे मिल नहीं पाता है। ध्रुव के साथ तूने जो जिया है वो कोई नहीं छीन सकता तुझसे। These moments will always be with you. If you can see the other side of the coin, तूने कुछ खोया नहीं है, बल्कि कुछ खूबसूरत पाया है। I know कंचन, whatever you are saying is true, but दिल का प्रॉब्लम है ना कि वो लॉजिक से चीजें नहीं समझता है यार। ना लॉजिक से प्यार करता है और ना ही लॉजिक से प्यार करना बंद कर देता है। दिल का अपना रिदम है, अपना तरीका है। जो भी तू कह रही है मैं सब समझती हूँ, लेकिन दिल नहीं समझना चाहता ना कुछ। ओके, तो अब इस मोमेंट पे तू क्या कर सकती है? तू कुछ कर सकती है क्या? संस्कृति सोच में पड़ गई और कंचन उसकी ओर देख रही थी। बोल, कोई जवाब नहीं है ना? अब चुपचाप से जाके कपड़े चेंज कर और शादी अटेंड कर। मैं ध्रुव के सामने नहीं जाना चाहती यार अब। ठीक है, तू मेरे साथ रहना, हम सबसे पीछे वाली सीट पे बैठेंगे। अब जल्दी से जाके चेंज कर और जल्दी आ। अच्छा ठीक है। संस्कृति ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक पर्पल कलर की साड़ी निकाली। दूसरी ओर निखिल ने ध्रुव की शेरवानी चेंज करवाई। ध्रुव ने बिना कुछ कहे चुपचाप शेरवानी पहन ली। शेरवानी उसे टाइट हो रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शेरवानी पहन के वो दरवाजे की ओर चल दिया। अरे एक सेकेंड, वाह अच्छे लग रहे हो दूल्हे मियाँ। ये फोटो स्वाति को सेंड कर देता हूँ, देखते ही बाहर दौड़े चली आएगी। निखिल ने फोटो स्वाति को मैसेज की और ध्रुव के साथ कमरे के बाहर चल दिया। उधर स्वाति ने ध्रुव की फोटो देखी तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। थैंक गॉड, यू आर लुकिंग सो हैंडसम ध्रुव, एकदम किसी प्रिंस की तरह। तभी स्वाति की मम्मी गुस्से में कमरे में आई और स्वाति के सामने आके खड़ी हो गई। तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? लड़के वाले गुस्सा हो रहे हैं। सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। अंकुश बेटे ने किसी तरह उन्हें समझाया है। हाँ हाँ, आई एम रेडी। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, कोई आए बुलाने के लिए। चलो गर्ल्स, लेट्स गो। हाँ चलो चलो, वरमाला लेके चलना है। या आई नो। स्वाति अपनी माँ और फ्रेंड्स के साथ रूम से बाहर की ओर चल दी। वहाँ ध्रुव निखिल और अपने दोस्तों के साथ पहले से ही वरमाला के स्टेज पर पहुंच चुका था। स्टेज पर 2 महाराजा कुर्सियां रखी हुई थी। पूरा स्टेज अलग अलग रंग के फूलों से सजा हुआ था। स्टेज के दूसरी ओर सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, जहां लोग जा जाके फोटो ले रहे थे। स्टेज के पीछे फूलों से ही ध्रुव वेड स्वाति लिखा हुआ था।
अंकुश स्वाति को अपना प्रॉमिस पूरा करके खुश था। अचानक उसे फिर संस्कृति का ख्याल आया। वो स्टेज की ओर ना जाके होटल के अंदर चला गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए संस्कृति के कमरे के बाहर आया। फिर से तो नहीं भाग गई दिस मैड गर्ल, आई टेल यू। कम इन अंकुश, संस्कृति चेंज कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा डोर खोलने में टाइम लग गया। हाँ बेब, लेट्स गो। वरमाला होने ही वाली है। संस्कृति चलो प्लीज। संस्कृति जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, अंकुश ने उसे सर से पांव तक देखा। You're looking so beautiful, संस्कृति। I must say I'm feeling so bloody lucky, luckiest man alive, going to be dead looking at your खूबसूरती बेबी। चलो भाई, तारीफ के पुल बाद में बांधना। पता चला जब तक वहाँ पहुँचे वरमाला हो चुकी होगी। हाँ चलो, लिफ्ट से चलते हैं। तीनों बातें करते हुए लिफ्ट की ओर चल दिए। उधर लॉन में बने स्टेज पर ध्रुव चेयर पे बैठा था। तभी उसे स्वाति अपनी फ्रेंड्स के साथ हाथों में वरमाला लिए आते हुए दिखी। वो चेयर से खड़ा हो गया। सारे परिवार वाले स्टेज पर अब आ चुके थे। स्वाति धीरे धीरे चल के स्टेज के पास आई और सीढ़ियां चढ़ के ध्रुव के सामने आके खड़ी हो गई। ध्रुव के दोस्तों ने थाल में रखी वरमाला उसके हाथ में पकड़ाई। अब उसके दोस्तों ने मजे लेने शुरू किए। भाभी, तुम भैया से बर्तन मजवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ध्रुव से झाड़ू लगवाओ भाभी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही स्वाति ने ध्रुव के गले में डालने के लिए वरमाला बढ़ाई, ध्रुव की नजर दूर से आ रही संस्कृति पर गई, जो कंचन और अंकुश के साथ आ रही थी। ध्रुव कुछ देर उसको देखता रहा, फिर अचानक वो चक्कर खा के गिर गया। पूरे लॉन में हंगामा मच गया कि दूल्हा बेहोश हो गया, दूल्हा बेहोश हो गया। स्वाति हाथों में वरमाला लिए ध्रुव को देखती रह गई। ध्रुव जब बेहोश होकर स्टेज पर गिर गया, सभी रिश्तेदार उसे घेर के खड़े हो गए। चारों ओर हंगामा मच गया। कंचन और संस्कृति भी भागते हुए आए। ध्रुव की मम्मी का रोना शुरू हो गया। मेरा बेटा, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल बेटे। हे भगवान, कौन सी गलती कर दी हमने? अरे तुम क्यों इतना घबरा रही हो? कुछ नहीं हुआ। अरे जाके पप्पू भैया को कोई बुलाओ। हाँ, डॉक्टर अंकल को बुलाओ जल्दी। किसी की नजर लग गई मेरे बेटे को। 28 साल में कभी बेहोश नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? जरूर किसी की नजर लगी है। जो भी देख रहा था यही बोल रहा था, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तुम थोड़ा शांत रहो। निखिल बेटा, ध्रुव को रूम में लेके जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। पप्पू भैया को वहीं बुला लो। जी मौसा जी, आओ भाई, इसे उठाओ, रूम में ले चलो। स्वाति ध्रुव के बगल में घबराई सी बैठी हुई थी। ध्रुव, तुम्हें क्या हो गया? प्लीज ओपन योर आईज। यार तुम्हें अभी होना था कुछ। हमारी वरमाला का क्या होगा? स्वाति देखो, तुम्हारे चीखने चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। शायद वो थकावट के कारण फेंट हो गया है। निखिल, अंकुश और 2 लोगों ने ध्रुव को गोद में उठाया और उसके रूम की ओर चल दिए। स्वाति भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। ध्रुव की माँ भी रोते हुए खड़ी हुई। उन्हें ध्रुव के पापा ने संभाला। तुम यहीं रहो, बच्चे संभाल लेंगे। संस्कृति वहीं खड़े ध्रुव को देख रही थी। अंकुश, कॉल द डॉक्टर। ध्रुव को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी स्वाति, he'll be fine। मौसा जी भी ध्रुव और बाकी लोगों के पीछे चल रहे थे। उन्होंने जोर की आवाज दी। अरे पप्पू भैया को बुलाओ यार। वो खाना खा रहे हैं। साल भर का खाना आज ही खाएंगे क्या? पकड़ के लाओ। बोलो ध्रुव बेहोश हो गया है, जल्दी आने के लिए बोलो। मौसा जी का गुस्सा देख के लड़का भागते हुए खाने की एरिया की ओर गया। साला घर का डॉक्टर भी भाव खाने लगा है। जहाँ पैसा मिलता है बस वहीं काम आराम से होता है। निखिल और अंकुश ध्रुव को लेके रूम में आए और उसे जल्दी से बेड पर लेटाया। निखिल ने उसके चेहरे पे पानी की बूंदें डाली। मौसा जी भी उसके पैर मलने लगे।
संस्कृति रूम के बाहर से ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव नाटक तो नहीं कर रहा ना? इसके दिमाग में कहीं शादी कैंसिल करने का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है? इस ख्याल से उसकी धड़कनें बढ़ गईं। ध्रुव के पास खड़ी स्वाति ने अपना सर ध्रुव के सीने पर रखा। वो उसकी धड़कनें सुनने लगी। हार्ट बीट तो चल रही है, डॉक्टर को बुलाओ यार। मैं तो कहती हूँ सीधे हॉस्पिटल ही ले चलो, कोई मेरी सुनता क्यों नहीं है? तभी पीछे से डॉक्टर आए। हतो देखते ना मुझे। क्या यार पप्पू, तुम अभी आ रहे हो? कब से आवाज लगा रहे थे हम तुमको। खाना निपटाने में टाइम लग गया। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? निकलो सभी बाहर। और हाँ, थोड़ा मौसम्बी संतरे का जूस लेके आओ। अभी तो तुम 2 दिन का खाना ठूस के आए हो, अब जूस भी चाहिए? लड़के को देखो यार पहले। अरे भाई साहब, अपने लिए नहीं, ध्रुव के लिए ही मंगा रहा हूँ। पप्पू भैया ने ध्रुव की नब्ज टटोली, उसकी पलकों को ऊपर करके देखा, फिर वहीं पास में रखा पानी का ग्लास उठाया और सीधे ध्रुव के चेहरे पे डाल दिया। ध्रुव ने झट से आंखें खोली। लो, खुल गई आंख। बेटा, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। खाना छोड़ के भागते हुए आना पड़ा। ध्रुव के होश में आते ही सभी ने चैन की सांस ली। सबने फिर सवाल पूछने शुरू किए। बेटा, बेहोश कैसे हो गए? दिन में खाना नहीं खाया था क्या? तभी वहां ध्रुव की मां आ गई। स्वाति भी ध्रुव को होश में देख के खुश हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो ध्रुव के गले लगती, उसकी मां उसके गले लग गई। मेरा बेटा, मेरी तो सांसें अटक गई थी। तुझे पक्का किसी की नजर लगी है। पंडित जी ने ये काला धागा दिया है, गले में बांध देती हूँ। ध्रुव की मां ने उसके गले में काला धागा बांधना शुरू किया। धागा थोड़ा मोटा था, जिसपे स्वाति का ध्यान गया। मम्मी जी, ये धागा हम कल बांध सकते हैं क्या? अभी गोल्डन चेन के साथ ये बहुत अजीब लगेगा। बहू, ध्रुव की जान ज्यादा जरूरी है कि गोल्डन चेन के साथ तुम्हारी मैचिंग। बोलो। ओके मम्मी जी। ध्रुव, तुम ना इसे सामने मत रखना प्लीज, शेरवानी के नीचे छुपा देना, ठीक है? हाँ, छुपा लूंगा। मम्मी जी लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बांध दूंगी। पीछे खड़े सभी लोग दोनों की बातें सुन रहे थे। मौसा जी ने हंसते हुए कहा, भाई ध्रुव, सोच लो, अभी भी टाइम है। कल से यही होने वाला है। मम्मी एक तरफ खींचेंगी और पत्नी दूसरी तरफ। मौसा जी की बात सुन के स्वाति और ध्रुव की मां ने एक दूसरे की ओर देखा। मम्मी, आप ही बांध दो। नहीं नहीं बेटा, तुम बांध दो। नहीं, आप बांध दो ना। बोला ना, तुम बांध दो। तभी मौसा जी ने ध्रुव की मां के हाथ से धागा ले लिया। ना आप बांधो ना स्वाति, मैं बांध देता हूँ। अरे तुम क्यों बांधोगे? मैं बांधूंगा, मैं फूफा हूँ। अब एक मिनट, काला धागा अगर कोई बांधेगा तो ध्रुव के पापा बांधेंगे, क्योंकि ये पापा हैं। सभी हंसने लगे। ध्रुव के पापा ने धागा लिया और ध्रुव के गले में बांध दिया। अच्छा चलो, मैं जाके दोबारा तैयारियां करवाता हूँ। ध्रुव के पापा वहां से चले गए। तभी एक लड़का वहां जूस लेके आया। उसने ध्रुव की ओर ग्लास बढ़ाया। भाई, दूल्हे के लिए जूस है तो हमारे लिए भी कॉफी वॉफी हो जाए। चलो भाई, सबके लिए कॉफी भिजवाओ। अंकल जी, यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है। अरे क्या यार ध्रुव, चाय के इतने शौकीन हो कि अपनी शादी में कॉफी ही नहीं रखी। हाँ, तो ध्रुव की शादी है, चाय के अलावा कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बढ़िया क्या बेटा, चाय से बेहतर कुछ भी नहीं है। फूफा जी और मौसा जी की नजरें मिली। अरे भाई जी, वरमाला कब होगी? टाइम निकला जा रहा है। निकला नहीं जा रहा पंडित जी, निकल गया। आधे घंटे बाद ही शुरू कीजिए जो कुछ करना है। ध्रुव को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। चलिए सब कमरे से बाहर। डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ रुक जाती हूँ। हाँ बेटा, रुक तो जाओगी, लेकिन क्या चुप रह पाओगी? माँ ने स्वाति का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। फिर सभी एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। निखिल ध्रुव के पास आया। अब तुम रेस्ट करो ध्रुव, आगे बड़ी लड़ाई है। सभी को बाहर निकलता देख संस्कृति भी जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कांचन, निखिल और मौसा जी वगैरह भी खाने के एरिया की ओर चल दिए। जब अंकुश बाहर आया, उसकी नजर वहां से जाती हुई संस्कृति पर गई। हे संस्कृति, कहाँ जा रही हो? चलो, लेट्स हैव डिनर बेबी। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रूम तक जा रही हूँ बस। ओके देन, कम फास्ट। ध्रुव लेटा हुआ था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो कभी उठ के बैठ जाता तो कभी लेट जाता और करवटें बदलता। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो कुछ सोच के खड़ा हो गया। यही मौका है निकलने का, पर संस्कृति मुझे देखने क्यों नहीं आई? उसने अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति अपने कमरे के अंदर ही घुस रही थी। मोबाइल की रिंग सुन के उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला,
लेकिन जब स्क्रीन पे ध्रुव का नाम देखा तो बेचैन हो गई। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओ गॉड, मैं क्या करूं? उसने जल्दी से फोन साइलेंट पर किया। कहाँ जाऊं यार, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। ध्रुव प्लीज तुम मेरे सामने मत आना अब। वो कमरे में यहाँ वहां टहलने लगी। फिर उसने कुछ सोचा और तेजी से वॉशरूम में जाके अपना सामान जुटाने लगी। फिर बाहर आके उसने अलमारी खोली, अपना सूटकेस बाहर निकाला और यहाँ वहां पड़े कपड़े, शूज सब सूटकेस में जल्दी जल्दी रखने लगी। दूसरी ओर ध्रुव ने जूती पहनी, धीरे से अपना कमरे के दरवाजा खोला और इधर उधर नजर घुमाई। उसे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखा। सब गए खाने, यही मौका है। वो कमरे में वापस आया और कमरे की खिड़की से नीचे खाने के एरिया में देखने लगा। उसे मौसा जी, फूफा जी, पापा जी सारे लोग खाना खाते हुए दिखे। संस्कृति कहाँ है यार? कंचन निखिल के साथ भी नहीं है। फिर तो पक्का रूम में होगी। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को लॉक किया। फिर तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ सेकंड फ्लोर पर गया और यहाँ वहां देखते हुए तेजी से संस्कृति के रूम के सामने पहुंचा और बेल दबा दी। बेल की आवाज सुनकर अंदर सूटकेस पैक कर रही संस्कृति रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं ये ध्रुव तो नहीं? ओ गॉड, मैंने क्यों कह दिया उससे कि मैं उससे प्यार करती हूँ? इतना दिन नहीं कहा था, एक रात और नहीं कहती तो क्या बिगड़ जाता? संस्कृति यार, तू भी ना बिल्कुल पागल है। संस्कृति प्लीज ओपन द डोर, मुझे बात करनी है यार तुमसे। जल्दी खोलो, कोई देख लेगा। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति से रहा नहीं गया और उसने डरते हुए दरवाजा खोल दिया। ध्रुव जल्दी से अंदर आया, दरवाजा बंद किया और संस्कृति को गले लगा लिया। ध्रुव क्यों आए हो तुम यहाँ? प्लीज जाओ, तुम कोई देख लेगा, प्लीज जाओ। नहीं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। चलो भाग चले। तुम्हारी तबीयत? अरे वो नाटक किया था, चलो टाइम नहीं है। ध्रुव तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते ध्रुव, इट्स रॉन्ग। कुछ भी रॉन्ग नहीं है संस्कृति, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो हो रहा है वो रॉन्ग है। अभी तो मेरे साथ चलो, जो होगा देखेंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बात समझो, किसी ने देख लिया तो। तुम मेरे साथ चलोगी कि नहीं? नहीं चलोगी तो मैं सबको जाके सच बता दूंगा। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, लेकिन साथ में नहीं। ऐसा करो, तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं होटल से बाहर निकल के तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर तुम आ जाना। पक्का ना? हाँ पक्का, अभी जाओ। आई विल कॉल यू इन सम टाइम, ट्रस्ट मी। ध्रुव ने संस्कृति के होठों पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और बेड पे बैठ के संस्कृति के कॉल का वेट करने लगा। संस्कृति ने जल्दी जल्दी अपना सूटकेस पैक किया, कपड़े चेंज किए और अपने कमरे से बाहर आई। उसने दरवाजे को लॉक किया और वहां से गुजर रहे एक रूम सर्विस वाले को रोका। प्लीज ये की आप रिसेप्शन पर दे देंगे, मुझे जल्दी से निकलना है। ओके मैडम। संस्कृति ने 200 का नोट निकाल के रूम सर्विस वाले को पकड़ाया और सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए होटल के पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई। इस बात से बेखबर कि संस्कृति जा चुकी थी, ध्रुव अपने कमरे में उसके कॉल का वेट कर रहा था। लगभग आधे घंटे तक जब उसका फोन नहीं आया तो उसका दिमाग ठनका। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और संस्कृति को कॉल किया। संस्कृति का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो भागता हुआ संस्कृति के रूम की ओर गया और बेल दबाने लगा। तभी वहां रूम सर्विस वाला आया। सर, मैडम तो चेकआउट कर चुकी हैं, आधे घंटे पहले ही। क्या? क्यों संस्कृति, क्यों किया तुमने ऐसा? तभी उसे सामने से निखिल, कंचन और अंकुश आते हुए दिखे।